मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जो मैं कहूंगा कि पिछले 20-25 सालों में बीजेपी के द्वारा चुने गए सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली अध्यक्ष हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो नियुक्त हुए वैसे ही बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। इसमें सबसे पहला नाम मैं लूंगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, और दूसरा नाम उत्तर प्रदेश, जहां पर कि पंकज चौधरी बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। मित्रों, आप यह समझ लीजिए कि जब से यूजीसी की रेगुलेशंस आए, अब इस पूरी घटना को लगभग 1 महीने बीत चुके हैं, और 1 महीने के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है, इतने कोड़े पड़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं को कम्युनिटी नोट्स के, कि अब उनको किसी तरह से मजबूरी में ही सही, मगर पहली बार अब उनको सामान्य वर्ग की बात करनी पड़ रही है। यानी कि जिस जगह से बीजेपी को सबसे ज्यादा डर है, सबसे ज्यादा भय है, उत्तर प्रदेश की जमीन, सबसे पहले वहां से एक बड़े बीजेपी नेता के घुटने टेकने के जो प्रमाण हैं वो सामने आने लगे। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की। पंकज चौधरी जी आज जी मीडिया से बात कर रहे थे, और जब उनसे यूजीसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि यूजीसी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि बीजेपी सर्व समाज के लिए काम करती है। यानी अभी तक लगातार जो एक पिछले कई सालों से पैटर्न चला आ रहा था कि जब भी वो बयान देते थे तो कहते थे कि हमारी सरकार पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए काम कर रही है। अब पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने अपनी शब्दावली को बदलते हुए अब यह कहा है कि बीजेपी सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि यह भी सामान्य वर्ग की एक बहुत बड़ी जीत है। यह भी छोटी मोटी जीत नहीं है, यह भी बहुत बड़ी जीत है कि कम से कम आज इतने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद इनको ये अकल आई कि हमको सर्व समाज की बात करनी है। तो ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे अभी चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे अभी ये नेता जिन्होंने कि सामान्य वर्ग को जन्मजात अपराधी मान लिया है, ये अभी आप देखिएगा धीरे धीरे जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हुए आएंगे। अभी तो बस शुरुआत है, ये सब आएंगे, कोई इनमें से छूटेगा नहीं। और ये सारा परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये सारा परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आवाज है वो आवाज बहुत ही पुरजोर तरीके से बुलंद हुई है, और ये इतने पुरजोर तरीके से बुलंद हुई है कि आप सोचिए कि वर्तमान स्थिति ये है कि जो कम्युनिटी नोट्स का हंटर है वो बीजेपी के नेताओं को इस तरह से चल रहा है कि बीजेपी के नेताओं को बगले झांकने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं नजर आ रहा है। मित्रों, ऐसा इस देश के अंदर पहले कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट लिखा हो और उनके ट्वीट पर फौरन कम्युनिटी नोट्स लग जाए। अमित शाह ने कोई बयान दिया हो, ट्विटर पर अपलोड हुआ हो और तुरंत उनके बयान पर कम्युनिटी नोट्स लग जाए। राष्ट्रपति ने बयान दिया हो और तुरंत उनके बयान के बाद उस पर कम्युनिटी नोट्स लग जाए। इस तरह से लगातार कम्युनिटी नोट्स का हंटर बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। और ये कम्युनिटी नोट्स
जो एलन मस्क जो कि एक्स के मालिक हैं ट्विटर के, उन्होंने इस कम्युनिटी नोट्स को शुरू ही इसीलिए किया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर कोई भ्रामक पोस्ट डाले तो उसके नीचे ट्विटर की तरफ से एक नोट्स लग जाए कि ये गलत बोल रहे हैं, असली बात दरअसल ये है। और पंकज चौधरी के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सर्व समाज के लिए काम करती है, वैसे ही तुरंत कम्युनिटी नोट लग गया और उस पर यह लिखा गया कि अभी कल ही अमित शाह ने बयान दिया था कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों, वंचितों, ओबीसी और दलितों के लिए काम करती है। ये कह करके तुरंत उन पर भी कम्युनिटी नोट लग गया कि इनका दावा जो है वो भ्रामक है। तो ये जो कम्युनिटी नोट्स हैं, अब इसको लेकर के बीजेपी के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ गई है। इसको लेकर के बीजेपी की सरकार के अंदर लोग परेशान हैं कि आखिर उन्हें ये कम्युनिटी नोट्स लग क्यों रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने इस तरह की चुनौती कभी झेली ही नहीं थी। लेकिन अब अंदर खाने क्या चल रहा है, इसको लेकर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इससे परेशान है, दुखी हैं कि ये कैसे हो रहा है कि हम कुछ लिख रहे हैं और उस पर कम्युनिटी नोट्स लग जा रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नीचे से ट्विटर कर दे रहा है। अपने को बड़े विवश महसूस कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ट्विटर से संपर्क किया गया है, लेकिन ट्विटर ने अपनी तरफ से, वो ट्विटर से पूछा गया है भाई कि आखिर ये बताओ कि ये कम्युनिटी नोट्स लिखने वाले लोग कौन है, ये हैं कौन आखिर ये बताओ। लेकिन ट्विटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है कि आखिर ये कम्युनिटी नोट्स जो है ये लगाने वाले लोग होते कौन हैं। दरअसल इसके लिए बाकायदा कुछ योग्यताएं होती हैं और यहां पर एक अलग तरह का खेल चलता है पर्दे के पीछे। जब कोई भी ट्विटर, अगर किसी की आईडी ट्विटर पर 6 महीने पुरानी हो चुकी है तो वो खुद को ट्विटर की तरफ या ट्विटर को ये कह सकता है कि भाई हमको जो है वो कम्युनिटी नोट्स लेखन के लिए हमको एक्सेप्ट किया जाए। उसकी योग्यता क्या है कि 6 महीने उसका पुराना उसका अकाउंट हो। इसके बाद उसको शामिल कर लिया जाता है। सबसे पहले उसको कम्युनिटी नोट्स लगाने की इजाजत नहीं मिलती है। सबसे पहले उसको ये इजाजत मिलती है कि आप सिर्फ जो कम्युनिटी नोट्स लगेंगे उस पर अपनी राय देंगे, यानी लाइक और डिसलाइक करेंगे, यानी हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल। अगर जब उनके लगातार जो उनके रिएक्शन होते हैं, जब वो लगातार पॉजिटिव होते हैं और उनके मार्क्स जो है बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो उनको अधिकार मिल जाता है कम्युनिटी नोट्स लगाने का। और इस तरह से फिर उनको एक राइट हो जाता है कि वो कम्युनिटी नोट्स लिख भी सकते हैं और फिर वो कम्युनिटी नोट्स लिखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। तो ये कौन लोग लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। लेकिन आज भले ही ये बीजेपी के खिलाफ एक हथियार की तरह से इस्तेमाल हो रहा है कम्युनिटी नोट्स, लेकिन इससे हर किसी, क्योंकि लेकिन इससे एक बात बड़ी समझ में ये आती है कि कल को जब चुनाव होंगे या कोई बड़ी घटना होगी भारत में, तो इन कम्युनिटी नोट्स से भारत के जनमत को प्रभावित किया जा सकता है। यानी कि ये जो कम्युनिटी नोट्स लगना है, ये भी पूरी तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फेलियर है। यानी उसकी बात को कौन मानेगा जब उसके ऊपर खुद एक कम्युनिटी नोट्स लग जा रहा है। इसका तो एक ही उपाय है कि बीजेपी के नेता जो है वो ट्विटर ही छोड़ दें। अभी आप देखिए निशिकांत दुबे जो कि लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। अभी आपकी अदालत में वो गए थे, इंडिया टीवी पर उनको बुलाया गया और वहां पर निशिकांत दुबे ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी तो सारे सवालों से ऊपर है। और उन्होंने बाकायदा बयान लगा करके उसको ट्विटर पर लगा भी दिया, टैग भी कर दिया। उसके बाद तुरंत जो है वो ट्विटर की तरफ से कम्युनिटी नोट लग गया कि डेमोक्रेसी में कोई भी इस तरह से बात नहीं कह सकता कि सवालों से कोई ऊपर है। यानी वहां पर भी उनको, निशिकांत दुबे को फिर से एक बार शर्मिंदा कर दिया। ट्विटर में फिर से शर्मिंदा हो गए, उनका फिर से सर झुक गया निशिकांत दुबे का। अब निशिकांत दुबे अगर देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की, मैं कहूंगा कि इसके अलावा बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की सुपारी लेकर बैठ गए। निशिकांत दुबे लगातार अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए, सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े बड़े प्रवक्ताओं के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। लगातार उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा खोद करके उनको ही गड्ढे में गिरा रहे हैं। जो उन्होंने संसद के अंदर
इंदिरा गांधी वाली जो पुस्तक थी एमओ मथाई की, जिसमें कि इंदिरा गांधी की एक पूरे किस्से छपे हुए थे, वो जो उन्होंने पुस्तक दिखाई, उस पुस्तक के बाद अब स्थिति ये है कि जो समाज की, जो कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो नई नई किताबें लेकर के आ रहे हैं। अब एक बलराज मधोक की कोई पुस्तक ले आए हैं, मेरा सफर करके कोई पुस्तक उनकी है, और उस पुस्तक में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बड़ी गंदी गंदी बातें लिख रखी हैं। अब वो पुस्तक लहरा लहरा करके सुधांशु त्रिवेदी सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ये पुस्तक पढ़े क्या, और सुधांशु त्रिवेदी जो है वो बेचारे कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या करें। वो भी किताब है, अगर एक किताब निशिकांत दुबे ने दिखाई तो एक किताब इनके बाद दिखाने का राइट है। और इसके अलावा एक चिट्ठी भी घूमती रही। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बंदर के हाथ में उस्तरा दिया गया है, ये उस्तरा जो है, ये जो बंदर के हाथ में तलवार दी गई है निशिकांत दुबे के हाथ में, वो तलवार कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर ही चल रही है, बीजेपी के प्रवक्ताओं पर ही चल रही है, और उनको बड़ी दुर्गति झेलनी पड़ रही है। क्या कहें, क्या ये कह सकते हैं क्या कि देर आए दुरुस्त आए? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अब ऐसा लगता है काफी देर हो चुकी है। अब लोगों ने बीजेपी के, मोदी के पुराने जितने भी जातिवाद से जुड़े हुए पाप हैं, उन सारे पापों की बड़ी बेरहमी से खुदाई शुरू कर दी है। और इस खुदाई में से ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे अवशेष निकल रहे हैं कि उनके ऊपर सफाई देना अब बीजेपी के बस के बाहर की बात हो गई। मित्रों, कल तो एक ऐसी खबर निकाली लोगों ने खोद खोद करके कि जिसको पढ़ के कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। मित्रों, आपको जान करके हैरानी होगी कि साल 2021 में बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख करके एक आंकड़ा मंगवाया, और उस आंकड़े में उन्होंने यह पूछा सवाल कि आखिर कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उसमें कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं। और इसके बाद बाकायदा राज्यों ने पूरी उनको रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने अपना कुछ अनुमान लगाया कि साहब 20,000 ओबीसी मरे हैं, इतने इतने लोग मरे हैं, और इसके बाद उन्होंने उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई। यानी सामान्य वर्ग के लिए तो वही जो योजना सबके लिए थी, पूरे देश के लिए, वो योजना सामान्य वर्ग के लिए थी। लेकिन जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते थे और जिनकी मौत हो गई, परिवार में एक ही कमाने वाला था, कोविड से मौत हो गई, तो अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी से आता है तो उसके लिए सरकार ने अलग से योजना चलाई, और जो जनरल था उसको छोड़ दिया गया कि भाई तुम्हारे लिए सब है, जिससे सबके लिए वैसे तुम्हारे लिए। अब इस तरह की बातें जब खोद खोद करने की निकल रही हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं, तो लोगों के अंदर में गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है कि भैया लाशों का भी तुम जात अगर ढूंढोगे, अब जिसके यहां पे कोई कमाने वाला मर गया, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी जात से क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। समान रूप से उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर भी देखिए एक बंटवारा, यहां पर भी एक दीवार खड़ी की गई कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी मरा है तो उसकी अलग तरह से मदद की जाएगी, अगर सामान्य वर्ग का कोई मरा है तो उसके लिए अलग तरह से मदद की जाएगी। और ये जो तथ्य है, ये तथ्य उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, जो कि लगातार अभी भी ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की गलती नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी से शायद कुछ मिस्टेक उनसे नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों से या उनके विभाग के लोगों से मिस्टेक हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, जिस तरह से खुदाई हो रही है अब इनके पापों की, उससे यह समझ में आ रहा है कि ये लोग बात हिंदुत्व की कर रहे थे, लेकिन घोर जातिवाद में डूब करके। हालांकि जाते जाते एक बात तो कह सकते हैं कि कम से कम पंकज चौधरी ने शुरुआत तो की कि उन्होंने सर्व समाज की बात की। तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि कम से कम बीजेपी ने शुरुआत तो कर दी है, कम से कम घुटने टेकने की शुरुआत हो गई है। अगर ये घुटने टेकेंगे, अगर ये माफी मांग लेंगे, तो हो सकता है कि फिर आगे कोई रास्ता निकल आए। वरना गांव गांव के अंदर, गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, पान की दुकानों पर, चौबारों पर, लोगों के वीडियो में, मीम्स में अब यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, बीजेपी के लिए इस संकट से निकल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश
अगर उत्तर प्रदेश अगर खो गया, हाथ से निकल गया, तो दिल्ली पे कब्जा करना, दिल्ली पे दोबारा से 2029 की लड़ाई लड़ना, ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। और सामने अखिलेश यादव है, जो कि मैं समझता हूं कि जितना भी विपक्ष पूरे देश में मौजूद है, तमाम राज्यों में, मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव एक बड़े मजबूत विपक्षी नेता हैं। और उनके अंदर उनका जो पूरा स्वभाव है या उनका जो बातचीत करने का लहजा है, वो चुनाव के वक्त में इतना नरम हो जाता है, वो बड़ी चतुराई से अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लेते हैं कि उस समय जो है वो वाकई में बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी करने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती है। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ संभवतः अपनी इमेज की वजह से इसको बचा ले जाएंगे। और अगर कोई दिल से राष्ट्रभक्त है तो मैं समझता हूं कि उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार बचाने के लिए पूरा प्रयास भी करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। लेकिन ये बता दूं, इसके पहले जरूरी है कि यूजीसी के रेगुलेशन हट जाए और सामान्य वर्ग की मांगों को माना जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर इसकी आंच यूपी में बहुत ज़्यादा, इसकी लपटें ऐसी नजर आएंगी कि बीजेपी के लिए अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, आपकी इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।